सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने मॉर्निंग में आपके ये वाले क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। कौन से वाले? तो मैम उत्तर वेदास चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने निम्नलिखित हैं। प्रश्न। हाँ, वेदास चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। किसके? वेदास रैदास। रैदास को तो मैं पहले ही भेज चुकी थी। मैम मेरे पास नहीं आए थे इसलिए। नाम बोलिए। नेहा नेहा प्रजापति। नेहा तो आपका कोई नोन होगा बेटा, कोई जानकार बच्चा होगा। या मैम यास्मीन शेख शीज। यास्मीन। यास्मीन कौन सी क्लास में? मैम वो 9th में, पहले मैं उसको जानती थी, वो पहले हमारी उसी स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में मैं पहले पढ़ती थी। यास्मीन अब 10th में गई है कि 9th में ही है? 9th में। यास्मीन तो ए सेक्शन में होगी बेटा, वो बी में तो शायद याद हाँ है ना, ए यस में होगी। मैम, वो हाँ ए सेक्शन में है। तो हाँ मैम तो वो पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, तो यास्मीन का देख लेना, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उससे ले लीजिएगा। और अगर मेरे पास होंगे, क्योंकि मैंने क्या ओके डिलीट मैम। कर दिए होंगे, ठीक है ना, मेरे पास होगा तो मैं देखूंगी तो मैं भेजती हूँ, ठीक है। तो वो भी आपको ओके करने ओके हैं। मैम। अब इसके बाद हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए, ये वाला कर लिया था, ठीक है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये क्या होता है, शब्द सीमा होती है, आपको एग्जाम में भी ऐसी आता है, शब्द सीमाएं आती हैं, उसके हिसाब से आपको करना होता है। शब्द सीमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक लाइन में देख लीजिए आपके कितने पर मतलब कितने शब्द आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप लिखिए, ठीक है। अच्छा, एक बात हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर एक नंबर का है तो आपको एक ही बात लिखनी है उससे संबंधित, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि भी अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर रह रहा था, तो अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर रह रहा था। एक प्रश्न का उत्तर है तो आपको उसमें एक ही वाक्य लिखना होगा। अगर आप है ना नंबर के हिसाब से भी आप आंसर लिखेंगे, शब्द सीमा आएगी तो शब्द सीमा को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बातें ध्यान देने वाली है। अब इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? नहीं, चाहता तो क्या था, चाहता तो ये था भावभीनी विदाई। भाई हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम चाहते हैं कि जितने उत्साह जितने प्रेम से वो आए हैं उतने ही प्रेम से हम उनको विदा भी करें। लेकिन जब अतिथि जो है वो आए और वहीं टिक जाए तो उसको तो भावभीनी विदाई तो नहीं दे सकते हैं, वो तो फिर अंत में बहुत ऐसा हो जाता है कि कैसी विदाई कि भाई एक एक दिन गिन करके उनको विदा करते हैं। तो इस पाठ में लेखक जो है वो अपने घर आए हुए मेहमान को कैसी विदाई देना चाह रहे थे, भावभीनी विदाई देना चाह रहे थे। और अतिथि को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आने की उनकी इच्छा थी, ठीक है। और वे चाहते थे कि वो अतिथि तो अपने घर जाने को तैयार हो, लेकिन वो उनसे रुकने का आग्रह करें, पर वे ना रुके। क्लियर? आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है यस ना। मैम। तो कैसी विदाई यस देना मैम। चाहते थे? भावभीनी विदाई देना चाहते थे। वो उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आना चाहते थे। और वे चाहते थे कि वे जब अतिथि ये कहे कि भाई मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे आज जाना है, तो वो उनको उनसे रुकने का आग्रह करें, किंतु अतिथि न रुके, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की आपको व्याख्या करनी है। जो कथन है उसकी आपको व्याख्या करनी है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो लेखक के यहाँ अतिथि के आने से घर का जो बजट है वो बिगड़ने लगा और आर्थिक मार जो है वो बटुए पर पड़ने लगी, जिससे बटुआ कांप गया। तात्पर्य यह है कि अनचाहे अतिथि के आने से लेखक को अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ने का भय सताने लगा था और अतिथि के घर आने से लेखक का अतिरिक्त व्यय बढ़ गया था, ठीक है। तो अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो बटुआ का आर्थिक मार पड़ने से लेखक क्या हुआ, उसका बटुआ जो है वो कांपने लगा। इसका अर्थ है बटुआ कांप गया मतलब बटुआ कांपता नहीं है, अर्थात कि आर्थिक भार पड़ने से क्या होता है, लेखक को अंदर ही अंदर
कहीं अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ने का क्योंकि देखो आजकल क्या है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि ठीक है बहुत पैसा है बहुत, या नहीं तो कितनी महंगाई है, उस महंगाई में अतिथि अगर आता है तो वो एक अतिरिक्त भार ही है, क्योंकि हम अपने महीने का बजट पूरा बना के चलते हैं, है ना। और हर कोई अतिथि अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगाई के समय। एक दो दिन तो चल जाएगा, अतिथि ज्यादा दिन, क्योंकि अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है तो हमको उसको, आपने इस पाठ में भी देखा कि हमको उसको बहुत अच्छा उसका आतिथ्य करना पड़ता है, सत्कार करना पड़ता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाने पड़ते, घूमने घुमाने भी ले जाना पड़ता है, सिनेमा भी दिखाना पड़ता है। तो वो एक हमारा अतिरिक्त खर्च ही तो हुआ ना। तो उससे क्या होता है कि इंसान मन ही मन डरने लगता है और उसका बटुआ जो है वो काम जाता है, यानी कि जेब पर अतिरिक्त भार पड़ना। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। अतिथि Yes, सदैव ma'am. Yes, देवता ma'am. नहीं होते। तो बेटा बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे जैसे कहानी सुनाते तो बीच बीच में हुंकारा देते हैं ना, यस मैम, तो करते रहा करो। मुझे लगता है पता नहीं ये समझ रहे हैं, सो गए या पता नहीं कहाँ है ये लोग। तो अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। भाई जब कोई अतिथि आए और एक एक दिन बढ़ाता जाए तो वो मानव तो क्या लगेगा, वो तो देवता ही महसूस होगा अपन को। तो भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। परंतु लेखक के विचार से अतिथि सदैव देवता नहीं होता है। थोड़े समय के लिए यदि अतिथि आ रहा है तो वो भले ही देवता लग सकता है, परंतु अगर अतिथि लंबे समय तक घर पे टिका रहता है तो वो देवता नहीं अपितु राक्षस लगता है। क्लियर? अच्छा, एक तो पता Yes, क्या है ma'am. इसमें, यस जैसे मैम। ये Yes, ma'am. भाई कहानी ये बहुत अच्छी थी, है ना, व्यंग बहुत अच्छा है शरद जोशी जी का। तो आपको क्या करना होगा, 9th क्लास में क्या करते हैं, अब जैसे 8 तक था कि ना आपने पाठ पढ़ा ना, आपने क्वेश्चन आंसर्स दिखा दिए, वही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एग्जाम में, तो आप उसको रट लेते हैं। लेकिन 9th क्लास में आपको पाठ को अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है। जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आधार पर ही उत्तर देना होगा। तो 8th क्लास जैसा नहीं चलता कि रटा रटाया मैम ने वो वाक्य लिखा दिया, हमको बस ही वाक्यों में हमको उत्तर देना। हाँ, 9th में आपका भाव वही होना चाहिए, लेकिन आप उसको लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ? यस मैम। अब Yes, उसके बाद ma'am. है, लोग Yes, दूसरे के ma'am. होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। होम स्वीट होम होता है ना, तो लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तो घर स्वीट होम तभी तक होता है जब तक उसमें घर के सदस्य रहते हैं, ठीक है। और घर सभी को सुमधुर और आनंददायक लगता है, सबको अपना घर प्यारा लगता है ना। अपन कहीं से भी आए, चाहे नानी के यहाँ से आए, दादी जी के यहाँ से आए, किसी रिश्तेदार के यहाँ से आए, कहीं घूम करके आए, जब अपन अपने घर में एंटर होते हैं तो कितना सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? बड़ा आराम मिलता Yes, है, ma'am. मिलता है ना। तो स्वीट होम, घर स्वीट होम तब तक होता है जब तक उसमें अपने घर के सदस्य रहते हैं और घर के सभी सदस्यों को घर बड़ा आरामदायक लगता है। किंतु किसी अनचाहे बोझ बनकर आए अतिथि के कारण घर की सारी स्वीटनेस खत्म हो जाती है। जब कोई अतिथि आता तो बड़े प्यार से, लेकिन धीरे धीरे वो अनचाहा बन जाता है तो क्या होता है, घर की सारी जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाती है। क्लियर? Yes, ma'am. अब इसके बाद कुछ बच्चों ने तो Yes, मुझे ma'am. लगता है क्वेश्चन आंसर्स कर भी लिए होंगे, कर Yes, लिए होंगे ना। हाँ, कुछ बच्चों ने तो कर लिए होंगे जहां तक मैं समझती हूँ। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, ठीक है। तो लेखक कहता है कि घर में आए अतिथि को सहने की भी एक सीमा होती है। सीधी सी बात है, आज अगर कोई मुझे फोन करके कहता है कि भाई ऐसा है हम आपके घर आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मुझे तो टेंशन हो जाएगी। क्यों? अब मुझे मॉर्निंग में क्लास भी लेनी है, मुझे अपने घर के काम भी देखने होते हैं, और गर्मी के दिन है, पानी की कमी है और सुविधा होती है, ठीक है ना। और फिर अभी के इस समय अगर कोई कहे कि हम आ रहे हैं तो क्योंकि इस समय सबकी आर्थिक व्यवस्था वैसे बिगड़ी हुई है सबके घर की, नहीं, तो इस समय अतिथि जो है वो क्या होता है, एक दिन आए 2 दिन आए तो चल जाता है भाई, उसके बाद आए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो
लेखक कह रहे हैं मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो लेखक कहते हैं कि घर में आए हुए अतिथि को सहने की भी एक सीमा होती है। लेखक के अतिथि को घर आए हुए 5 दिन हो चुके थे, ठीक है, परंतु वह वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अतिथि जब लेखक के लिए असहनीय हो उठा तो इसलिए वह अब उसे अपने घर जाने को कहने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो मेरी सहनशीलता की वह सुबह जवाब की वह अंतिम सुबह हो गई। तो अब क्या हुआ, अब जो है अब लेखक ने उसको क्या कर दिया, घर से जाने के लिए बाध्य कर दिया। क्लियर है? यस मैम। यस। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। लेखक के विचार से देवता भी तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वे थोड़ी देर के लिए ही दर्शन दें। यदि कोई देवता आकर टिक जाए तो वह भी काटने को दौड़ता है। भाई मनुष्य की तो बात ही अलग है, अगर देवता भी हमको कब तक अच्छे लगते हैं, थोड़े समय के लिए हमें दर्शन दे तब तक अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि कोई देवता आकर टिक जाए, क्यों, देवता को संभालना आसान नहीं है। आप सुबह भोग में व्यंजन बनाएंगे, आप दोपहर को भोग लगाएंगे, आप व्यंजन बनाएंगे, शाम को आप भोग लगाएंगे तो व्यंजन बनाएंगे। तो साधारण मानव के लिए देवता को भी संभालना, उनको भी अपने घर पर टिकाए रहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप देखते हैं ना, कुछ ऐसे दिन आते हैं, जैसे अपन नवरात्रि आती है, नवरात्रि में 9 दिन के बाद अपन कितना फ्री, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि में जो माता है वो हमारे घर पर विराजित होती हैं, हम अपने घर पर उनको विराजित करते हैं। तो सुबह का भोग तैयार करेंगे, दोपहर को भोग लगाएंगे, हमारा व्रत है तो हम नए नए व्यंजन बनाएंगे, जहाँ हम नवमी पर हम उनको विदा करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा फ्री फील करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों, क्योंकि एक जो रूटीन होता है उससे थोड़ा सा हमें चेंज मिलता है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जब देवी देवता घर आते हैं तो उनको अच्छे व्यंजन खिलाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यही कारण है कि लेखक के विचार से देवता भी तभी तक ही अच्छे लगते हैं जब तक वो थोड़ी देर के लिए दर्शन दें। यदि कोई देवता आकर टिक जाए तो वह भी काटने को दौड़ता है। यह मानवीय स्वभाव है कि वह किसी को भी अधिक समय तक सम्मान नहीं दे सकता। इसी तरह लेखक भी अतिथि को सम्मान देने में असमर्थ है। हमारे घर कोई गेस्ट आए, कुछ दिन रुके, उसके बाद जाते हैं तो कितना रिलीफ मिलता है। बुरा मत मानना, ये मत कहना कि मैम को मेहमान अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना। लेकिन क्यों, क्योंकि एक हमारा रोज का रूटीन होता है, हम उठते हैं, अपना ये काम करा, वो काम किया। गेस्ट आते हैं तो हमको सारा ध्यान उन पर देना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनानी पड़ती हैं, बहुत अच्छा करना पड़ता है, उनके साथ बाजार जाना पड़ता है, उनको घुमाने ले जाना पड़ता है। तो हमारा जो डेली रूटीन है उससे हम थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा दिन इस तरीके की चीजें नहीं देख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। अब इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो 50 से 60 शब्दों में, यानी कि 5 से 6 लाइन में, और 5 से 6 लाइन में तो कहने का अर्थ है ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस तरीके से कौन सा आघात अच्छा, पढ़ने तो आपको सारे हैं, पीछे के बुक के सारे पढ़ने हैं, क्योंकि जो और क्वेश्चंस आते हैं वो भी उसकी भाषा बदली हुई होती है, लेकिन भाव उनका यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद है कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई लेखक आए, उनके घर पर रुके, है ना, अतिथि बनकर लेखक के घर अतिथि आए और रुके, लेकिन अतिथि ने जब ये कहा कि भाई वो धोबी से कपड़े धुलवाना चाहते हैं, तो लेखक और उनकी पत्नी को बड़ा आघात लगा। तो लेखक ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि उनका अतिथि तीसरे दिन भी जाने की बजाय धोबी को कपड़े धुलवाने के लिए कहेगा। ठीक है, अब लेखक को अपना अतिथि एक राक्षस की तरह लगने लगा और अतिथि के इस व्यवहार से लेखक के मन में अतिथि के प्रति सम्मान की भावना जो थी वो खत्म हो चुकी थी। अब लेखक अतिथि से बोर हो चुका था, वह उसे बोझ मानने लगा था। इतना ही नहीं, लेखक के मन में अतिथि के प्रति तिरस्कार भाव जागने लगा था। वह चाहता था कि अतिथि जो है वो जल्दी से जल्दी अपने घर चला जाए। तो कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें तो कौन सा आघात अप्रत्याशित था कि जब चौथे दिन लेखक ने कहा कि भाई वो धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है, तो लेखक और उसकी पत्नी के लिए यह जो
आघात है वो बड़ा अप्रत्याशित सा था, ठीक है। और अतिथि को जो अपना वो जो मेहमान है वो एक राक्षस, लेखक को अपना मेहमान जो है वो राक्षस लगने लगा था, और उनके अतिथि के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना जो थी वो कम होने लगी थी। अब वो अतिथि से बोर भी हो चुके थे, क्योंकि सब तरीके की बातें कर चुके थे। में बचपन की मित्रता की बातें कर चुके थे, उसके बाद की बातें कर चुके थे, शादीशुदा जिंदगी की बातें कर चुके थे, बच्चों के पढ़ने लिखने, सारी बातें अब उनके पास खत्म हो गई थी। तो अब वो क्या कहने, बोर अपने आप को महसूस होने लगे थे। अब लेखक जो है वो अतिथि से बोर हो चुके थे, उन्हें बोझ समझने वो लगे थे, और उनके मन में अब अतिथि के प्रति तिरस्कार का भाव जागने लग गया था, और वे चाहते थे कि अतिथि जल्दी से जल्दी अपने घर चला जाए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब उसके बाद है कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से आपको लिखना है कि संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। संक्रमण मतलब वो काल होता है। वैसे तो संक्रमण हम किसको कहते हैं, संक्रमण मतलब कोई बीमारी, इन्फेक्शन। अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो संक्रमण होता है इन्फेक्शन, ठीक है ना। हमको कहीं पानी से संक्रमण हो जाता है, किसी को किसी और चीज से संक्रमण हो सकता है ना। तो संक्रमण मतलब इन्फेक्शन। लेकिन यहाँ पर संबंधों का संक्रमण मतलब कि एक बहुत मधुर संबंध से अब संबंध बिगड़ने के बीच का समय, वो टाइम, ठीक है ना, वो होता है संक्रमण काल। एक अच्छे से, क्योंकि जब मेहमान आए तो अतिथि आए तो लेखक को बड़ा अच्छा लगा, वो मधुर संबंध। और मधुर संबंध से धीरे धीरे जब अतिथि उनके घर पर टिके रहे तो बहुत संबंध खराब होने के बीच का एक टाइम, वो है संक्रमण। तो संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, आपको विस्तार से लिखना है। तो लेखक द्वारा कहे गए इस कथन का तात्पर्य है संबंधों में बदलाव। मैंने कहा ना, एक मधुर संबंध से एक बुरे संबंधों की तरफ जाना, है ना, कटु संबंधों की तरफ जाना। तो संबंधों में बदलाव, लेखक ने अपने अतिथि के संदर्भ में इस कथन का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया है कि अतिथि के प्रति उनके मन में जो आत्मीयता, सौहार्दपूर्ण भाव था, वह खत्म हो गया। अब उनके मन में अतिथि के प्रति घृणा, तिरस्कार, बोरियत के भाव पैदा होने लगे थे। लेखक के मन में आए इस बदलाव को हम उस समय से अनुभव करते हैं जहां लेखक पहली बार अतिथि के आगमन पर खुशी के साथ, लेखक ने अतिथि का खुशी के साथ उनके आगमन पर स्वागत किया था। लेखक ने अतिथि के स्वागत में रात को डिनर का प्रबंध किया। अगले दिन दोपहर को भी उन्होंने बहुत मतलब स्वादिष्ट लंच कराया, सिनेमा वगैरह दिखाया। परंतु 4 दिन बीतने पर भी जब अतिथि ने उसके घर से जाने का नाम न लिया तो लेखक के मन में उनके प्रति तिरस्कार और बोरियत के भाव जागने लगे। इस तरह हम अनुभव करते हैं कि लेखक के अपने अतिथि के प्रति संबंधों में परिवर्तन आने लगा था। क्लियर हुआ? यस मैम। पक्का? यस मैम। अब इसके तुम लोग पढ़ भी रहे हो या यस मैम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैम पढ़ रहे हैं। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन, वही बातें हैं सब दूसरी पिटी, है ना। अब तो अपन समझ ही गए होंगे इतने आंसर्स में कि क्या परिवर्तन आया, कि उसने लेखक से मुस्कुराकर बतियाना छोड़ दिया था। शानदार लंच को जो उन्होंने शानदार लंच का स्थान खिचड़ी ने ले लिया, और लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गए थे, तत्पर हो गए थे। और लेखक के मन में अतिथि के प्रति अब शब्द गालियां उमड़ने लगी, है ना। तो इमेजिन करके देखो कि अगर कोई मेहमान आ गया है ना, और वो ज्यादा दिन रुका तो क्या हमारे मन में क्या भाव पैदा हो सकते हैं। बच्चों को तो अच्छा लगता है मेहमानों का आना, ठीक है ना, बच्चों। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है मम्मी पापा को, कि मम्मी को तरह तरह के खाने बनाने पड़ते हैं। मतलब सुबह भी आप क्या बोलते हैं, सुबह आप ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर आप लंच बनाएंगे, फिर आप डिनर बनाएंगे, ये करेंगे, नाश्ता पानी हो, मम्मी को तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। पापा की जेब पर भार पड़ता है अतिरिक्त, ठीक है ना। हालांकि वो मम्मी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, वो चीजें हो जाती है। बच्चों को तो अच्छा लगता है चलो गेस्ट आए, चलो मजे। तो लेखक
जब 4 दिन तक नहीं गए अतिथि तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो ये परिवर्तन आया, कहाँ तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हंस के बात करते थे, अब उन्होंने क्या किया, अतिथि से मुस्कुराकर बतियाना भी छोड़ दिया था। और अब डिनर और लंच का स्थान जो है के मतलब सुस्वादु भोजन के स्थान पर अब खिचड़ी बनने लग गई थी। और अतिथि को, लेखक का मन क्या हो रहा था कि अतिथि को अब गेट आउट बोल दें, और उनके मन में अतिथि के प्रति गालियां अब शब्द उमड़ने लगे। ठीक है, तो ये तो है आपके इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें से आप 50% अपनी कॉपी में कर लीजिए। देखो जहां तक मैं समझती हूँ कि ये वाला है ना 25 से 30 शब्दों वाला, तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है ना। उसके भी आप आधे कर लीजिएगा, तो आधे आधे करने, लेकिन ऐसा नहीं 3 है तो 1 ही कर लिया, 5 है तो 2 ही कर लिए, नहीं, 3 है तो 2 करेंगे, 5 है तो 3 करेंगे। समझ में आया? बढ़ा के करना है, घटा के नहीं करना। यस मैम। ये बात समझ में आ गई। अब आती है निम्नलिखित, देखो भाषार्थ हम पढ़ करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो हमको पर्यायवाची लिखने हैं। तो पर्यायवाची भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लिखने, तो बुक के पीछे के आप देखेंगे तो चांद, चांद आप जानते हैं, शशि है, मयंक चंद्रमा। है, चंद्रमा है, ठीक है ना, और निशाकर है, फिश है ना। तो ये है, अब निशाकर मतलब निशा करने वाला, रात्रि करने वाला, चंद्रमा है ना। अब उसके बाद आघात, आघात है, चोट है, व्याघात है, ठीक है। ऊष्मा, ऊष्मा गर्मी, ऊर्जा, गर्माहट। जिक्र, हम जिक्र करते हैं ना, तो चर्चा, बात, संदर्भ। अंतरंग, अंतरंग यानी कि भीतरी और अंदरूनी। तो ये आपका एक ये है पर्यायवाची शब्द, देख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आते हैं आपके। उसके बाद आपका, चलो यही सब आएगा और क्या, ठीक है। ओके मैम। अब बताइए, अभी हमारे पास है, टाइम है 7 मिनट। अब बताओ क्या है, सब बढ़िया चल रहा है, काम हो रहा है आप लोगों का, यस मैम। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, यस यस मैम। मैम। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ यस रही, मैम। कहीं कोई नो मैम। प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, और बताओ, और क्या पूछना है तो पूछो। हम्म, काम सफाई से होगा, मात्राओं पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और बोलें तो कल हम व्याकरण देखेंगे, ठीक है। व्याकरण में हमें आपको, आपने जो अनुच्छेद दिए थे उसमें जो आपने हिंट दिए थे वो इम्पोर्टेंट है, वो हिंट उस अनुच्छेद में आना। अरे वो तो है, देखो पता क्या होता है कि वैसे मैंने आपको अनुच्छेद में आपको दे देती कि मेरे सपनों का भारत दे देती मैं आपको। अब आपको सोचना पड़ता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं, है ना, ऐसा। अब जब आपको संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं तो आपको अनुच्छेद जो है उन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आपको वो अनुच्छेद लिखना होता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई मुझे इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। मैंने आपको संकेत, संकेत बिंदु अलग से आप दर्शाते नहीं है, आप अपनी बुक वगैरह खोल के देखिएगा, आपके पास ग्रामर बुक होंगी, पिछले साल की तो नहीं, 9th की देखना, क्योंकि लास्ट से जो 8th क्लास की बुक्स होती है उनमें संकेत बिंदु नहीं दिए होते, ठीक है ना। लेकिन 9th स्टैंडर्ड से संकेत लिए जाते हैं, तो आपको